अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 26 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी, मार्च की 8 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक और हियर आई एम विद यू एंड आमिर ज़की की आवाज भी आपने सुनी, मेरा प्यार तुम ही हो। यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग टू एंड हियर वी आर गाइस। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और सिचुएशन जो है वो ये कुछ चल रही है इस तरह के, आज थोड़ा सा साइन इन हो गया है मेरा लेट और उसके पीछे आपको पता है मैं दिल से तो कभी लेट साइन इन करता नहीं हूँ, कोई ना कोई वजह होती है और मैं आपको बहुत अच्छी इसकी वजह जो है ना समझा सकता हूँ, लेकिन अब क्या समझाऊं, छोड़ें, लेट्स मूव ऑन। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई एम हियर विद द लास्ट शो ऑफ द वीक। वैसे भी खैर मेरे लिए एक शॉर्टन ये वीक था, लेकिन डजंट मैटर। वैसे भी माशाल्लाह अब तो रमजान की आमद है और ज़ाहिर है हमारी कौम के सर्टन फेजेस होते हैं ना, तो अब हम उस फेज में दाखिल हो चुके हैं कि अब इसको रमजान के बाद देखेंगे। होता है ना एक, यानी कि एक जैसे ईद के बाद वाला सीन होता है ना, इसको ईद के बाद देखेंगे यार, तो अपना भी यही सीन हो गया कि अब इसको रमजान के बाद देखेंगे। लेकिन वाह, वैसे मैं अभी सोच रहा था ये कि आज आखिरी दिन है कि जब हमारे शो का आखिरी दिन है जब सदर आरिफ अलवी जो हैं वो पाकिस्तान के सदर होंगे। तो एक 5 साल का उन्होंने अपना 5 साल से जायद का उन्होंने जो अपना अरसा है 5.5 साल वो मुकम्मल किया और अब जब हम शो करने को आएंगे मंडे को इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एक बार फिर से आगे होंगे। तकरीबन कोई एक बहुत तवील एक 12 या कोई 11 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर से सदर आसिफ अली जरदारी। वाओ, पाकिस्तान में थिंग्स हैव द टेंडेंसी टू गो बैक टू स्क्वायर वन, यानी चीजें ऐसा आपको लगता है दैट वी एज अ नेशन हैव मूव्ड ऑन, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जब तक कुछ मखसूस लोग मूव ऑन नहीं करेंगे ये मुल्क अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा, बल्कि रिवर्स गियर लगा के पीछे ही जाता रहेगा। तो चलें जी, पाकिस्तान की तारीख का एक और अजीम शान रिवर्स गियर जो है वो लगने वाला है इस वीकेंड में और आगे बढ़ते हैं। अभी 7:30 हो गए हैं और सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आज फ्राइडे है और पानी का बुलबुला होता है ऑफ कोर्स, और अभी करते ये हैं कि मुझे बस एक ब्रेक की जाने पड़ना है और फिर उसके बाद हम पानी का बुलबुला प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं सिर्फ खैर मकदमी कुछ कलमात अदा करता चलूं फॉर सम फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर देयर विद अस राइट नाउ। आज का पहला मैसेज हमें जो है वो डॉक्टर जीशान बेग ने किया और कहते हैं स्वीडन फॉर्मली ज्वाइंस द नेटो मिलिट्री अलायंस, NATO today is stronger than ever. US President Joe Biden said Turkey approves Sweden's NATO's membership. हाँ, ये ऐसा टॉपिक है जिस पे जरा प्रोग्राम में थोड़ी सी आगे तफसील से जो है वो बात की जा सकती है। और जीशान बेग साहब हमेशा की तरह हमें आज के जो सालगिरह हमें जो याद दिलाते हैं, आज की सालगिरह वो है वारिस बेग साहब की। He turns 59. He was born on the 8th of March 1965. Pakistani playback singer, completed his education from Government College Lahore. First music album was released in 1989 called Music 89. Started his playback singing in 1997 with Sayyid Noor's film Sangam. Oh ho, Sangam, याद है आपको फिल्म? शान की वो फिल्म थी. Of course it was a movie inspired from an English movie, लेकिन रेशम, शान, सना, सलीम शेख, अगर आपको याद हो वो मूवी संगम, उसके गाने जो है ना वैसे वो बड़े जबरदस्त थे यार। सुरमई बादलों के पीछे, जी ये बड़ी ही ट्रेडमार्क आवाज जो है वारिस बेग की हुआ करती थी। काफी लोग कहते थे नेजल आवाज उनकी निकला करती थी, काफी लोग कहते थे कुमार सानू की जो है ये कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन खैर अमजद बॉबी की म्यूजिक, क्या बात है। चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद कुछ पॉइंटर है और फिर उसके बाद हम आपको पानी का बुलबुला सुनाते हैं और फिर वापस आके फिर आज मुझे लग रहा है गाने वाने हम शायद ज्यादा चला ना पाए, लेकिन ये कोई वादा नहीं है, देखते हैं शायद कोई क्लासिक सॉन्ग। आज फ्राइडे है, फ्राइडे को जरा कुछ अच्छे गाने या मुनफरिद गाने सुनने का दिल चाहता है। सो अभी फिलहाल एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, 7:38 is the time. That was your weekly dose of पानी का बुलबुला। वैसे आज तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है ये चलाया है और उसकी ऑफ कोर्स वजह भी यही है कि आज मैं लास्ट फ्राइडे तो मैं था ही नहीं, और लास्ट फ्राइडे यार वैसे व्हाट अ डे लास्ट फ्राइडे वाज यार। आई थिंक थर्सडे से स्टार्ट हुआ और फ्राइडे को जो है ना वी डिड
long track, man. What a hiking and trekking, whatever you want to say. Like लिटरली 6 घंटे बर्फ में वॉक की. एंड ये नहीं कि वॉक एक सर्कल बनाया था, यानी कि वी वर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें जाना था. एंड थ्रू आउट द वे इट वाज जस्ट स्नोइंग एंड स्नोइंग एंड स्नोइंग, मैन. उफ मेरे खुदा, क्या मनाजिर थे. ओके चलें जी, आगे बढ़ते हैं. जरा जल्दी से बात करते हैं अमेरिका के हवाले से. अभी जो है वो इस वक्त वाइल वी आर डूइंग द शो एंड यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम, अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो अपना इलेक्शन से पहले आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस से खिताब कर रहे हैं. अब ये भला स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है ये भी क्या चीज है. अमेरिकी सदर जो होता है वो साल में एक दफा कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से, यानी जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो इनकी सेनेट होती है उसके मेंबरान एक चेंबर में जमा होते हैं और वहाँ पे ये खिताब करते हैं जिसको स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहा जाता है, जो कि अपने अगले साल की जो प्रायोरिटीज हैं और अपने पिछले साल की जो अचीवमेंट्स हैं उस पे नजर डालते हैं. यानी वो एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं. जाहिर है ये इस लिहाज से एक मुनफरिद स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है कि ये जो बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस हो सकता है अगर वो नवंबर में होने वाला इलेक्शन हार जाते हैं. जाहिर है इसकी काफी चांसेस हैं कि ये इलेक्शन जो है वो हार सकते हैं. और अब इसके लिए जो इसमें जाहिर है इनकी अपनी सर्टन प्रायोरिटीज हैं. ये सबसे पहले तो ये जाहिर है मईशत के इस वक्त अमेरिकन के लिए जो 2-3 बड़े बड़े मोटे मोटे इशूज हैं ये जाहिर है उस पर फोकस कर रहे होंगे. अभी तक जो मैं इनकी स्पीच फॉलो कर रहा हूँ मैं सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन मैं उसकी लाइव अपडेट्स जो है वो ये जरूर फॉलो कर रहा हूँ. एंड इसमें जिन बातों का उन्होंने अभी तक जिक्र किया है, नेचुरली दे हैव टॉक्ड अबाउट यूक्रेन, दे हैव टॉक्ड अबाउट द रो वी वेड, रो वर्सेस वेड, अमेरिका का एक मशहूर केस अबाउट अबॉर्शन, इसकात हमल के हवाले से ये एक बड़ा मशहूर केस है. जो बाइडन कहते हैं कि ही इज गोइंग टू रिस्टोर रो वर्सेस वेड. अब ये किस तरह करेंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन. एंड यूक्रेन का जब उन्होंने जिक्र किया तो फिर तमाम जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान थे कांग्रेस के, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई. अच्छा, इस तकरीर की एक इंटरेस्टिंग बात होती है, वो ये होती है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है कुछ भी कहता है तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खड़े होकर तालियां बजाते, दे गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन. सो आई थिंक कोई 15-20 दफा या 16-17 दफा जो है वो कांग्रेस के मेंबरान खड़े हो रहे हैं, उठकी बैठकियां जो है वो लगा रहे होते हैं. नेचुरली अब जब इन्होंने यूक्रेन के हवाले से बात की तो थोड़ी देर पहले, अब से कुछ मिनट्स पहले, तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम लोग तो अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के सिर्फ चंद अरकान जो है वो खड़े हुए, जिससे अंदाजा ये होता है कि यूक्रेन का जो ये मुद्दा है या यूक्रेन का जो इशू है वो रिपब्लिकन पार्टी में इतना पॉपुलर नहीं है. जाहिर है इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जो बाइडन जब फलस्तीन या गजा के हवाले से बात करेंगे, घिसी पिटी बातें करनी है, किसी के लिए कोई नई बात इसमें होनी नहीं है, जिसमें वो बताएंगे कि इजराइल has got the right to self defense. यानी ठीक है जी, उनको अपना जो है ना, इजराइल को अपना हक पूरा हासिल है बकौल उनके अपने दिफा का. लेकिन जाहिर है वो फिर जंगबंदी की बात करेंगे, ना कोई वॉर क्राइम्स का जिक्र होने वाला है, ना कोई उस बर्बरियत का जिक्र होगा. जाहिर है बिकॉज आप यही जानते हैं कि इसराइल ये जो कुछ कर रहा है इसकी पूरी बैक पे अमेरिका खड़ा हुआ है. अमरीकी सपोर्ट के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते और वी ऑल नो अबाउट दैट. ठीक है जी, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया. और दूसरा पॉइंट जो हो गया अब वो ये होगा इसमें आके कि सबसे मजेदार जो इसमें चीज होने वाली है वो ये होगी कि जब वो अमेरिकन इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करेंगे, उस वक्त क्या रिएक्शन आता है और क्या रिस्पॉन्स आता है. जो बाइडन चाहेंगे अमेरिकन को ये बताना कि उनके दौर में इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त जारी है और इसमें कोई शक नहीं है. द नंबर्स हैव बीन गुड. द इकोनॉमिक जो उनका टर्न अराउंड अमेरिका का हुआ है पोस्ट कोविड एंड देन ऑफ कोर्स कोविड के बाद एक बहुत हाई इन्फ्लेशन के बाद वो जो एक बात कही जा रही थी, सॉफ्ट लैंडिंग of the American economy. Now, what is meant by the soft landing of the American economy? That means आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे विदाउट कॉजिंग द रिसेशन. यानी रिसेशन का मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही होगी, जैसे कि पीडीएम ने पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है. तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले साल श्रिंक हुई है, छोटी हुई है. इस साल भी ना होने के बराबर उसमें ग्रोथ होगी और ये हमको अब सड़कों पे और इंडस्ट्रीज में ये चीजें जो है वो बहरहाल नजर आ भी रही हैं. सो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ये सारे नंबर्स अगर आप देखें तो दे आर नाउ कैचिंग अप ऑन वेयर वी वर ऑलमोस्ट 2 years बैक. सो बड़ा नुकसान हुआ, वो हम रहने दें, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी की फिलहाल बात करते हैं और उसमें ज़ाहिर जो चीज़ आएगी वो यही आएगी कि
वो ये बताएंगे अमेरिकन को कि देखें जी हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग इकोनॉमी की है और आपकी जिंदगी आपसे थोड़े दिनों बाद जो है बहुत अच्छी होने वाली है. अभी अमेरिकन इलेक्शन में 8 महीने जो है वो बाकी हैं और 8 महीने का मतलब ये है कि अभी एक तवील इंतजार है और उसमें बहुत कुछ हो सकता है. एज आई सेड, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त जो बाइडन ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन उनके लिए जो उनके कानूनी इस वक्त चैलेंजेस का जो इनको सामना है वो उनके लिए एक ज्यादा बड़ा मुद्दा होने वाला है इन द कमिंग डेज. इनफैक्ट इसी महीने से कुछ बड़े केसेस की समाज जो है वो शुरू होने वाली है इन द 4th week of March. उस पर भी ज़ाहिर ऑफ कोर्स हमारी नजर रहेगी. कोई इंपॉर्टेंट बात हुई अगर स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में तो वील डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. ऑलराइट जी, वानिया का मैसेज आया है. हाउ इज सारा डूइंग नाउ? आई एम फीलिंग बेटर टुडे, एंजॉयिंग पानी का बुलबुला. सारा इज माशाल्लाह डूइंग मच बेटर नाउ. शी इज ग्रेट, शी इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और कौन है जी? वारिस बेग का हमने हैप्पी बर्थडे बोल दी थी. इंटरनेशनल विमेन डे का भी जो है वो जिक्र हो गया. और हुसनैन आला कहते हैं शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो खेल खत्म ही समझिए. ओके, आपने पाकिस्तान के हालात के हवाले से जो है वो बात की है. और रहमान खिलजी कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स पोस्ट बट दिस वारिस बेग इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम. वैसे खैर एनीवे अच्छा, ये हमारे इस्लामाबाद के लॉन्डो के ग्रुप में जो है वो डॉक्टर जीशान बेग ने कोई वीडियो भेजी है जिसमें वारिस बेग का गाना ही है. चलें मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ ये क्या है. लेकिन हाँ, वारिस बेग वाज इसके यार जिस वक्त हमने रेडियो शुरू किया, जिस वक्त एफएम रेडियो पाकिस्तान में शुरू हुआ था ना, वारिस बेग वाज लाइक द रियल स्टार. आई मीन हर तीसरा गाना वारिस बेग का बज रहा होता था. एक एल्बम भी आई थी आई आई जो नूरी, और पता नहीं वो क्या बोलता था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया. लेकिन he was popular. I mean he had his time. But yeah, इनका बीच में सुनने में आ रहा था कि सियासत की तरफ इनका, ये नून लीग के बड़े हार्डकोर किस्म के सपोर्टर हैं और सुनने में आ रहा था कुछ शायद सियासत वैसत की तरफ भी इनका झुकाव है, लेकिन बहरहाल ऐसा खैर हुआ नहीं. जवेद साहब कहते हैं पोर्चुगल इलेक्शंस, आंद्रे वेंचुरा वन टाइम स्पोर्ट पंडित रन्स फॉर द ऑफिस. दैट्स वेरी नाइस. आंद्रे वेंचुरा जो कि पुर्तगाल के एक स्पोर्ट्स पंडित थे, यानी स्पोर्ट्स एनालिस्ट समझ लें आप. He is running for the office of the presidency. Well, that actually suggests that Shoaib Jatt also has a chance in Pakistan. Shoaib Jatt के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें सुनने में आ रही हैं वैसे, लेकिन खैर. Okay जी, Adil uncle, this is Aisha Beg. How is your day? I'm waiting for bubble of water. Say hi to Sara. That's great. Aisha, सारा तुम्हें बहुत याद करती है, पता है तुम्हें, और आपने पानी का बुलबुल एंजॉय कर लिया होगा. And Javed साहब कहते हैं the mysteries, the family is haunted by one of aviation's greatest mysteries. MH370. वैसे वाकई सीरियसली यार, we would never know what happened to MH370. We would never ever, perhaps, पता नहीं आज से 30-40 साल बाद कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अनक्लासिफाई होंगी CIA की और फिर हमें पता चलेगा what did the Americans do to the MH370. उसकी डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ because today is the 8th of March और ये वाकया जो MH370 का हुआ था that actually happened on 8th of March 2014. It's been 10 years now and we still don't know what exactly happened there. Bro फ़हीम अली खान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सूरह आले इमरान की जो है आपने आयत शेयर की और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं. वाह क्या बात है. ओके जी, फ़हीम अली खान इसके अलावा कहते हैं आपने शेयर किया है एक फैक्ट. The summit of Mount Everest is made of marine limestone, which means the highest point on the earth was once at the bottom of the sea. कमाल है यार, जबरदस्त. It is interesting indeed. शहजाद नियाज साहब, थैंक यू. हसन इकबाल कहते हैं शुक्र है next 4 to 5 weeks पानी का बुलबुला से जान छूटेगी. देखो यार, पानी का ये आपको किसने कहा पानी के बुलबुले से जान छूटेगी? पानी के बुलबुले में ऐसी कौन सी बात है कि जो हम उसको रमजान में नहीं सुन सकते? मेरे ख्याल से तो ये एक सूफी सॉन्ग है. ये आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी है इस गाने में. आई मीन सीरियसली यार, इसका एक लफ्ज मुझे, एक जुमला मुझे बता दीजिए जो कि आपको ऐसा लगे कि हम इसको रमजान में नहीं सुन सकते. देखो बात बड़ी सिंपल है और वो एक है कि गाने या तो सुन सकते हैं या फिर नहीं सुन सकते. इसमें ये रमजान का हाशिया क्यों जो है बना दिया जाता है? सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. तो हम जुमे को रमजान में भी पानी का बुलबुला सुनेंगे. ठीक हो गया जी. अभी आपको हम लिए अच्छा नहीं, बस एक दो और मैसेज, हस्तान शेख के मैसेजेस जो है ना वो जरा शामिल करते रहे और फिर आगे बढ़ते हैं. हस्तान शेख कहते हैं कैचअप डिडंट कैच ऑन एज अ पॉपुलर condiment until the late 19th century. Prior to that point it was sold as a cure for indigestion. या अल्लाह. ओके. और इसके अलावा कहते हैं crocodiles are fast on their feet but cannot turn very well.
इफ वन इज चेजिंग यू रन इन zigzag लाइन. ऑलराइट, आपके पीछे अगर कोई मगरमच्छ लग जाए तो आप जो है वो ये करें कि आप स्ट्रेट भागने के बजाय zigzag भागें, बिकॉज क्रोकोडाइल को मुड़ने में जो है ना वो जरा प्रॉब्लम होती है और उसको जरा मुश्किल होती है. थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अल्लाह ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े. हमारी बहन वैसे पहले ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरीज में रहती थी, वहां पे सुना है बड़े कॉकरोच जो है ना, कॉकरोच कह रहा हूँ, क्रोकोडाइल, कॉकरोच तो हर जगह है. हमारे घर में भी बहुत हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर आ जाते हैं. वैसे बाकी कोई बड़ी रेसिलिएंट स्पीशी है कॉकरोच भी. क्रोकोडाइल सुना है वहां पे डार्विन वगैरह में बहुत क्रोकोडाइल हो. आप चल रहे हो बराबर में पता चला कोई नॉक करता है, कौन है, पता चला क्रोकोडाइल आया है. इतने वहां पे क्रोकोडाइल घूम रहे हैं सड़कों पे. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा, मेरा गाना चलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यार अखबार जब देखता हूँ तो उसमें कोई ऐसी खबर ही नहीं है जो कि वाकई दिल चाहे कि ज्यादा तफसील से उस पर बात की जाए. तो चलें जी आगे बढ़ देते हैं. अखबारात क्या लिखते हैं. डॉन का लिखना है, सुप्रीम कोर्ट जज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल रेकमेंड्स जस्टिस मज़ाहिर अली नकवीज रिमूवल एज सुप्रीम कोर्ट जज इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन. जज टू चैलेंज डिसीजन वंडर्स हाउ रेजिग्नेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रिमूवल. पाकिस्तान में इस वक्त हम जो जो चीजें देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड सीन चल रहा है. ऐसी मुझे तो ये लग रहा है, देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि जब ये लोग जा रहे होंगे तो ये बहुत सारी जो अभी एग्जांपल्स क्रिएट कर रहे हैं इसको अंडू करके जा रहे होंगे. यानी यार ये चीज हम करके गए थे, ये हम पे आने, बिकॉज यार अगर आपने रिटायरमेंट के बाद किसी को मिसकॉन्डक्ट का आप इल्जाम करार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अब जो है वो आप इनको आपने फारिग कर दिया. इसका मतलब ये, तो अब क्या ये भी जब जा रहे होंगे तो फिर ये इनके भी भाई हो सकता है कल को 2 साल बाद कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाए जो बोले कि यार ये जो 2024 में पाकिस्तान में हुआ था जरा आइए इसकी इंक्वायरी करवाते हैं. अब मसलन ये कि जुल्फकार अली भुट्टो का ये फैसला आ गया, अब ठीक है कि इसकी कोई 4-5 दिन शेल्फ लाइफ है, खत्म हो जाएगा ये. बट व्हाट अबाउट दोस जजेस? अब वो जजेस तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं सारे, उनकी फैमिलीज के साथ. अभी कम ऑन, सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप बादियो नजर में जाके या इन हाइंडसाइट जाके अब जजेस के इस तरह की चीजें खोलेंगे तो फिर तो खुलना चाहिए. नंबर 1 पॉइंट एक तो ये हो गया. लेकिन फिर इन पे भी ये चीजें अप्लाई हो रही होंगी, उसको उनको अंडू करके जाना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं जी. Extension seeking Sanjarani causes uproar in Senate. ECP had already written to Senate Secretariat to ensure he vacates his seats following election to the Balochistan Assembly. संजरानी साहब बलोचिस्तान असेंबली में भी हैं, सेनेट के चेयरमैन भी हैं, अपनी वो सीट भी रखना चाहते हैं. वल्लाह आलम क्या हो रहा है, कोई भी तरमीम करके कर लेंगे जी. वजीर आजम का इशाइया, आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए नामजद, इत्तेहादियों की तौसीक. और सबसे जबरदस्त बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, इससे ज्यादा मुनाफकत क्या होगी यार. इनकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो अपनी छोटी मोटी कैंपेन रन की थी उसमें उनका कोई निशाना इमरान खान या कोई भी नहीं था. उनके पूरा का पूरा निशाना जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी और ये सब लोग थे. और अब उन्होंने कहा है कि वो MQM को जो है वो वोट देंगे. सो चलें जी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. आसिफ, सदारती इंतखाबात कल होगा, जरदारी और अचकजई में मुकाबला होना है. मखसूस नशिस्तों का मामला अदालतों पे होने से वोटों की तादाद कम होकर 655 रह गई. कामयाबी के लिए 327 वोट जरूरी हैं. डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर खाली कर दिया. पेशावर हाईकोर्ट सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर हलफ रोकने के हुक्म में इम्तना में बुध तक की तौसी कर दी गई है. इलेक्शन कमीशन ने 93 नशिस्तों वाली जमात के बजाय 1 रुकन वाली असेंबली को 2 मखसूस नशिस्तें दे दी. दरख्वास्त गुजार का ये कहना है. अटॉर्नी जनरल को तलब किया था. पेशावर हाईकोर्ट आइंदा समात पर पेश होने की इजाजत दी है. लाहौर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त मुकर्रर हो गई है. तहरीक इंसाफ का धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला. बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली. जेल से मुताल्लिक दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया गया. असद कैसर का ये कहना है. इमरान के कत्ल की साजिश की जा रही है. शोएब शाहीन का ये कहना है. उमर अयूब कहते हैं मुझे अपोजिशन लीडर नामजद किया है. आगे बढ़ते हैं जी. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, जस्टिस मंसूर का नोट फैसले का हिस्सा करार. साबिक चीफ जस्टिस के बनाए बेंच पर पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन डॉक्ट्राइन का लागू होगा. ऑलराइट, वेरी स्वीट. एंड देन वी हैव गॉट साद रफीक का ये कहना है बानी PTI पर एतबार क्यों और किन बुनियादों पर किया जाए, ये सवाल पूछ रहे हैं. ओके. आसिफ अली जरदारी सदर के लिए 400 से ज्यादा वोट लेंगे, ये कहना है फैसल कुंडी का. और देन वी हैव गॉट
आइंदा बजट से रियल स्टेट, रिटेलर्स, बड़े अस्पतालों, लेबोरेटरियों पर टैक्स लगाने का फैसला. ऑटो सेक्टर्स, बिल्डर्स, क्लिनिक्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिम, हेल्थ क्लबों और ज़राई आमदन को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर. विदहोल्डिंग टैक्स चोरी रोकने, टैक्स बराह रास्त खजाने में जमा करवाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया है. फजलुर रहमान कहते हैं शहबाज से कहा ऑपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाए. ओके, देन हसन और हुसैन नवाज के वारंटी गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए गए. मुल्जिमान अदालत में पेश होना चाहते हैं तो मौका देना चाहते हैं. नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान. परवेज प्रोजेक्ट के रेफरेंस में 29 अप्रैल को गवाहान तलब कर दिए गए हैं. अभी तक इनको बरी नहीं किया गया इस केस से. ये तो बड़ी हैरानी की बात है. IMF का भारत का IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा. रकम दिफा और दहशतगर्दी पर इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हो सकती है. भारतीय मंदूब की हर्जा सराई. भारत ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के लिए जुलाई में भी वोट नहीं दिया था. अभी आपको लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, बात कर लेते हैं हम HBL PSL के हवाले से. और HBL PSL में नेचुरली जो कल मैच खेला गया, एज आई टोल्ड यू, कल दोनों टीमों के लिए बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट गेम था. इट वाज कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. और कराची किंग्स के लिए इस लिहाज से ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज दैट वाज द वे or perhaps the only way they could put pressure over Islamabad United for that coveted fourth position slot. और हुआ कुछ ये है कि United won the game, Karachi Kings lost the game, and at the end you have got to say that it was a pretty comprehensive win for Islamabad United. ये कहना कि कराची किंग्स को मौके नहीं मिले ये भी गलत थी, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि आई थिंक यूनाइटेड वॉज इन कंट्रोल ऑफ द गेम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जो एक दो मोमेंट सीज कर सकती थी कराची किंग्स वहां पे, वो ये मामला नहीं कर पाए. हुआ कुछ ऐसा ही जी कि कराची किंग्स टॉस हारी, उनको पहले बैटिंग खेल करने की जो है वो दावत दी गई. पहली विकेट शान मसूद की गिरी. शान मसूद भी 10 रन बनाकर आउट हुए. एंड दिस हैज बीन अ डिजास्टर्स टूर्नामेंट फॉर शान मसूद. जब तक ये मुल्तान सुल्तान में थे इनके कुछ तेवर ही अलग थे, लेकिन कराची किंग्स में आके वैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है ना फुस हो जाते हैं, खासतौर से अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर हैं. गोरे फिर भी थोड़ा बहुत चल जाते हैं कराची में, कुछ इस तरह है इस फ्रेंचाइज के साथ. सो हुआ यही, शान मसूद एक और बार फ्लॉप हुए हैं. 12 गेंदों पे सिर्फ 10 रन उन्होंने बनाए. टिम साइफर्ट और जेम्स विंस के दरमियान जो है वो एक पार्टनरशिप, बहुत तवील पार्टनरशिप नहीं, बल्कि इनफैक्ट साइफर्ट जो है वो 26 रन बनाकर आउट हुए. एज आई सेड, नथिंग मच टू राइट होम अबाउट. मोहम्मद नवाज अगेन अ बिग फ्लॉप इन दिस टूर्नामेंट. लेकिन नवाज इस लिहाज से इंतहाई खुशकिस्मत आदमी है कि चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो या उनकी फ्रेंचाइज की टीम हो, इनको मौके पे मौके जो हैं वो मिलते रहते हैं. नवाज को केरन पोलार्ड के ऊपर भेजा गया था. 3 गेंदों पे 5 रन बनाकर वो आउट हुए. केरन पोलार्ड वाज द हाईएस्ट रन गेटर. 28 गेंदों पे 39 रन उन्होंने बनाए, इसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे. इरफान खान ने 16 रन बनाए. सो 151 रन, जो कि इस्लामाबाद में ज्यादा बड़ा टारगेट जो है वो जनरली होता नहीं है. लेकिन टमाल मिल्स जो है ही गॉट 3 विकेट्स. फहीम अशरफ गॉट 2 विकेट्स फॉर 16 एंड इमाद वसीम गॉट 1 फॉर 18 एंड शादाब खान ने कोई विकेट हासिल नहीं की. जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली विकेट 28 पर गिरी, दूसरी जो है वो 39 रन पर गिरी. लेकिन उसके बाद आगा सलमान और शादाब खान के दरमियान जो पार्टनरशिप थी, बिकॉज क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा बनाने थे नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इट वाज अ पार्टनरशिप एट अ डिसेंट पेस. आगा सलमान गॉट 33 रन, शादाब खान गॉट 34 रन. एक मौके पर 115 पे 5 खिलाड़ी आउट हुए थे. दैट वाज अ लिटिल ओपनिंग फॉर कराची किंग्स के वहां से दे कुड सीज द मोमेंट. लेकिन हैदर अली के 26 रन और फहीम अशरफ के 12 रन, इनकी वजह से इस मैच का हुआ इख्तिताम बासानी. 18.4 ओवर्स में सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. मीर हमजा गॉट 3 विकेट्स फॉर हिज 41 और 4 ओवर्स में ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने सिर्फ 24 रन दिए और एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया. सो अब जो टेबल की पोजीशन बन रही है वो कुछ इस तरह बन रही है दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी, इन तीनों टीमों के जो हैं वो 9-9 पॉइंट्स हैं. लेकिन इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो
एडवांटेज हासिल है वो ये दैट दे हैव प्लेड द लीस्ट नंबर ऑफ गेम्स. सिर्फ 7 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने खेले हैं. अपने बाकी मानदा वो तमाम मैचेस अब कराची में खेल रहे होंगे. कराची किंग्स विल बी प्लेइंग देयर रिमेनिंग 2 मैचेस और कराची किंग्स के पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है. दे हैव गॉट टू विन ऑल दीज मैचेस और अगर वो ये मैच जीतने में कामयाब हुए और उम्मीद ये करें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना आखिरी मैच हार जाता है तो कराची किंग्स क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है और जो सूरत हाल लग रही है वो यही है कि कराची एंड लाहौर वो दीज टीम्स सीम टू बी गोइंग आउट. सीम इस तरह लग रहा है जो पहले जब PSL हुआ करता था ये दोनों टीमें हमेशा जो है वो पीछे रहा करती थी. कुछ वही वाली वाइब्स जो है ना वो इस बार एक बार फिर से आ रही हैं. चले जी, रावलपिंडी में अगर आप रहते हैं तो फिर शायद आपकी नॉलेज में ये बात भी हो दैट रावलपिंडी में अब सिर्फ 2 गेम्स जो है वो रह गए हैं. एक मैच वहां पे आज होना है और एक मैच जो है वो रावलपिंडी में अब इतवार को होगा. आज अगर गेम की हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी is going to take on Quetta Gladiators और पेशावर ज़ल्मी I think if I'm not mistaken they had 2 back-to-back wins अगर मैं गलती पर ना हूं और अपना एक बारिश की वजह से पॉइंट लूज करने के बाद. so yeah they've been collecting some points today और आज अपना वो 9वां मैच खेल रहे होंगे अगेंस्ट Quetta Gladiators. Quetta Gladiators अपना 8वां मैच खेलेगा और अगर Quetta Gladiator इन दोनों में से कोई भी जो एक टीम मैच जीतने में कामयाब हो जाती है they are going to secure their position for the play-off slot. अगर वीकेंड के हम बाकी मैचेस के हवाले से बात करें तो कल जो है वो मैच होगा शाम को 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में. कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स के साथ होगा. वेल कलंदर्स कैन स्पॉइल कराचीज चांसेस अगर कराची को कल उन्होंने शिकस्त दे दी. सो दैट शुड बी द एंड ऑफ द रोड फॉर कराची. लेकिन देखते ही हैं जी, कलंदर्स फाइनली अपने पहली विन हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं. सो संडे को देयर इज गोइंग टू बी अ डबल हेडर. दोपहर में पिंडी में मैच होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान और संडे की रात लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स. ये मैच होना है नेशनल स्टेडियम कराची में. ठीक हो गई जी भाई बात. अब आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है जरा जल्दी से आपको बताते चलेंगे. दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो गया है क्राइस्ट चर्च में और इस वक्त डे 1 चल रहा है और ऑलरेडी न्यूजीलैंड अपनी पहली इनिंग्स में 162 रन बनाकर आउट हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने अभी 12 रन बना लिए. उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है और न्यूजीलैंड ने जो 162 रन बनाए हैं उसमें 5 विकेटें हासिल की. जॉश हेजलवुड ने, मिशेल स्टार्क गॉट 3 विकेट्स, पैट कमिंस एंड कैमरन ग्रीन गॉट 1-1 ईच. हाईएस्ट रन गेटर उनके रहे टॉम लेथम जिन्होंने 38 रन बनाए 69 गेंदों पे. इसके अलावा धर्मशाला में आखिरी टेस्ट मैच का आगाज हो गया है. दिस लॉन्ग टेस्ट सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया एंड द वे थिंग्स लुक लाइक इट इज गोइंग टू बी 4-1 नाउ बिकॉज जो कि पहले टेस्ट मैच इंडिया के हारने के बाद ही ये प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि इंग्लैंड ये सीरीज 4-1 से हारेगा. इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में पूरी टीम उनकी 218 रन्स पर आउट हो गई. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन इंग्लैंड वर एक्चुअली लुकिंग क्वाइट गुड बिकॉज 100 रन पे उनका सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था लेकिन बाकी टीम कोई खातिर ख्वाह स्कोर में इजाफा नहीं कर पाई. इंडियन spinners got all the 10 wickets. Ravichandran Ashwin got 4, Kuldeep Yadav got 5 and Ravindra Jadeja got just 1 wicket. कल जब खेल खत्म हुआ इंडिया ने 135 रन बना लिए थे. उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था. यशावी जायसवाल ने 57 रन बनाए. रोहित शर्मा got 52 and शुभमन गिल is not out on 26. अब जल्दी से जरा फुटबॉल के हवाले से हम थोड़ी सी बात किए चलते हैं और हम ओके इतने सारे एक तो यार चले रोने धोने बंद कर देता हूँ मैं अपने. ऑलराइट, कल जो यूरोपा लीग का मैच हुआ उसमें बिग विन देयर फॉर लिवरपूल. 1 के मुकाबले में 5 गोलों से उन्होंने कामयाबी हासिल की. सो या दैट वाज वन रिजल्ट देयर. आज भी यूरोपा लीग के कुछ मैचेस होने वाले हैं. अच्छा, वेस्ट हैम को शिकस्त हुई है बाय द वे फ्राइबर्ग के हाथों. जरा प्रीमियर लीग के मैचेस के हवाले से बात कर लेते हैं. कल पहला मैच जो अर्ली सैटरडे मैच हो रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग Everton there, a considerably easier game there for United. Arsenal रात में लेट नाइट 10:30 बजे मैच होना है पाकिस्तान टाइम. They will be hosting Brentford there. Arsenal are having a very good run, a very high scoring run. Will they be able to continue with that? अच्छा जी, ठीक है. लेकिन इस वीकेंड पे जो जबरदस्त मैच होने वाला है, बल्कि काफी हद तक डिसाइडिंग गेम भी जो है ये साबित हो सकता है इस चैंपियनशिप का, इस सीजन का. लिवरपूल विल बी होस्टिंग
मैनचेस्टर सिटी, और हम ये बात जानते हैं लिवरपूल राइट नाउ इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन उनको सिर्फ 1 पॉइंट की सबकत हासिल है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ. इससे पहले जब ये जो टाई हुआ था, यानी पिछले साल अगर हम बात करें लिवरपूल पिछले सीजन में जब लिवरपूल होस्टेड मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल वन दैट 3-1 और प्रीमियर लीग में. लेकिन इससे पहले ये दोनों टीमें इस सीजन में जब पहले एक दूसरे के आमने सामने आई थी नवंबर में, ये टाई मैनचेस्टर सिटी जब होस्ट कर रहा था लिवरपूल को, 1-1 से ये मुकाबला बराबर हुआ था. तो बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव साइड, बोथ ऑफ देम आर एमिंग फॉर द ट्रॉफी, और उन दोनों का आपस में मुकाबला होगा. और दूसरी जानिब पीछे गौर से ये मुकाबला देख रही होगी आर्सेनल की टीम, बिकॉज आर्सेनल पहले ही अपना मैच ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ खेल चुका होगा. निस्बतन आसान गेम है आर्सेनल के लिए. ब्रेंटफोर्ड राइट नाउ आर एट नंबर 15 ऑन द टेबल, और आर्सेनल अगर उनको शिकस्त दे देता है तो मोमेंटरीली वक्ती तौर से 64 पॉइंट के साथ वो टेबल पे सरे फहरिस्त हो जाएगा. एंड देन ऑल आईज विल बी ऑन दिस गेम. सो अगर ये मैच लेट्स से टाई हो जाता है बिटवीन लिवरपूल एंड मैन सिटी, then Arsenal after round 28 will actually be on top of the table. Quite interesting permutation there. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. ब्रेक से वापस आके आप लोग के प्रोग्राम में मैसेजेस शामिल करते हैं, और जरा हम फिर मजीद बात ये भी करेंगे कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जो बाइडन ने क्या कहा. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Nirmal Roy and Alex with I मौसम रंगीले सुहाने. ठीक है, अच्छा है, स्वीट है गाना. मेलोडी इतनी खूबसूरत है इस गाने की, जो कंपोजिशन काफी पुरानी है नेचुरली, कि जब ये मुझे नहीं पता था कि चलने क्या वाला है, लेकिन ये गिटार रिफ जैसे ही हुई उस वक्त जबरदस्त गेम हो गई. ऑलराइट जी, ग्रेट भाई. चलें, एक स्पेशल सी बर्थडे विश है जो कि मुझे शायद अलग सुबह कर लेनी चाहिए थी. मेरा अलग सुबह से मुराद ये कि जब मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज किया था, लेकिन आई एम वेरी सॉरी भाई. हमारे दोस्त वसीम साहब हैं, जो कि नहीं, मैं साहब इनको ऐसे कहते, कोई बड़े बुजुर्ग आदमी है, लेकिन नहीं, मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं. तो उनके साहबजादे, सबसे छोटे साहबजादे उनके नहीं साहबजादी, जिनका नाम ज़ैनब बिन्त वसीम है, माशाल्लाह आज अपनी पहली सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं. और हैप्पी वुमेन्स डे टू हर एज वेल फॉर द लिटिल वुमेन इन द हाउस. और ईशाल और साद आर इक्वली एक्साइटेड अबाउट देयर लिटिल वन हैविंग देयर बर्थडे टुडे, हैविंग हर बर्थडे टुडे. और वैसे भी घर में छोटी बच्चियों की जो है वो रौनक बिल्कुल अलग ही होती है. सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन ज़ैनब, एंड कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर फैमिली. एंड देन वी हैव गॉट जर साहब का मैसेज आया है, कहते हैं आई एम ऑन ब्रेकफास्ट डेट विद बेगम साहिबा एंड वी आर ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू यू. प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग आई मौसम टू हर. आहा, क्या बात है. चलें जी, दिस सॉन्ग दैट आई जस्ट फिनिश्ड प्लेइंग, आई मौसम रंगीले सुहाने, जर साहब की जानिब से उनकी बेगम साहिबा को जो है वो डेडिकेट किया गया. इसके अलावा सारा का मैसेज आया एंड शी सेज टुडे इज इबाद्स बर्थडे एज वेल. भाई क्या बात है, माशाल्लाह. इबाद को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड आई एम प्रीटी श्योर इबाद वुड बी वन हैप्पी बॉय these days because he mashallah got into one of the top universities in the world. So double congratulations to you my friend इबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू. जबरदस्त. चलें जी, जल्दी से आप लोगों कुछ मैसेजेस पे भी नजर डाल देते हैं. फराज का मैसेज आया, yesterday you mentioned about similarity between Egyptian and Pakistani people in a recent fintech conference. Egyptian lady was on the panel and in intro she was asked how does it feel to be in Pakistan. Her response was, feels like I am in Egypt, same wrong way traffic. All right. बस इजिप्ट और पाकिस्तान में फर्क ये है कि उनके यहाँ के काफी सारे फिरौन मर चुके हैं. चलें जी, पीर ज़हीर साहब पानी का बुलबुला आया, अपने आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती हैं, अच्छा इन्होंने इमरान खान के साथ अपनी तस्वीर लगा के भेजी है, कहती हैं मेरा वोट कहाँ गया. यार आज आपको पता ना इलेक्शन को 1 महीना हो गया. अगर आप लोगों को अब तक ये बात पता नहीं चली कि आपके वोट्स ने क्या खलबली मचाई हुई है पाकिस्तान में, अभी तक खलबली मचाई हुई है, अभी तक और कहते हैं ना कि हवास बाख्ता हैं लोग कि किस तरह आपके वोट्स को हैंडल किया जाए. ये अब तक बात समझ में नहीं आई तो फिर क्या होगा यार. अच्छा जी, अरशद गुमरो कहते हैं आई एम ऑल्सो लिसनिंग अर्ली गोइंग फॉर एन ऑडिट. छापा, तो ये बात बता के थोड़ी जाई जाती है शो में यार. अब मैं अगर ये 55 मिनट पहले मैसेज पढ़ लेता तो फिर क्या होता, छापे का क्या फायदा होता जी. अनीक अहमद साहब कहते हैं 62-year-old man from Germany has against medical advice been
vaccinated 217 times against COVID. Doctors report the shots were bought and given privately within the space of 29 months. The man appears to have suffered no ill effect. ये खबर मैंने इत्तेफाक से कल पढ़ी थी और मुझे पता चला कि इसमें इस बंदे ने 217 दफा जो है वो कोविड का शॉट लिया है. अभी तक ठीक है, वो फाइन है, कुछ भी नहीं हुआ उसको. शाहीन ताहिर कहती है अस्सलाम वालेकुम, आवर ऑफिस टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 7 AM. आई विल बी ड्राइविंग फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड, सो कांट लिसन लाइव बट ऑफ कोर्स विल लिसन द रिकॉर्डेड वन. ऑफ कोर्स आप अपने ऑफिस से वापस जाते हुए जो है वो सुन सकती हैं ये प्रोग्राम और सबके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन होगी. इफ यू सी आवर सोसाइटी यू विल फाइंड मेनी क्रोकोडाइल्स रोमिंग अराउंड अस. फहीम अली खान कहते हैं, ओए ओए फहीम क्या बात कर दी यार. उमर फारूक कहते हैं सर आई वांट टू लीड और अरेंज अ प्रोटेस्ट विद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द सैलरीड क्लास टू टेल द गवर्नमेंट दैट वी हैव हैड इनफ ऑफ यू एंड नाउ वी विल रिजेक्ट एनी हाइक इन टैक्सेस फॉर आवर क्लास. बेचारे सैलरी क्लास डरी हुई है, वी नीड टू बी ब्रेव. देखो यार बात बड़ी सिंपल है कि अगर आप लोग जरा बाहर निकले, आपको पता है मरियम पहले ही वार्निंग दे चुकी हैं कि मैं किसी भी तरह की डिसिप्लिन की खराबी जो है बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने सूबे में. एक ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, सैलरीड क्लास अलायंस के नाम से एक फोरम बनाया गया है. तो ये तकरीबन कोई कुछ अरसे पहले तो काफी एक्टिव थे. आई इनफैक्ट रिकॉर्डेड वन पॉडकास्ट विद वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सैलरीड क्लास अलायंस एज वेल, वन ऑफ द फाउंडर्स. बट आई डोंट नो हाउ एक्टिव दे आर, बट वी रियली नीड टू बिकम एक्टिव. लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में एक खौफ की फिजा भी जो है ना वो पैदा कर दी गई है कि मैं अपनी सैलरीड क्लास अलायंस के हवाले से जो है वो कोई प्रोटेस्ट करूं और मुझे 9 मई के अंदर जो है केस में अंदर कर दिया जाए. इस मुल्क में इस वक्त ये डर भी जो है बहरहाल है. टॉकिंग अबाउट मरियम नवाज शरीफ, आपको पता है कि लाहौर के मशहूर जमाना इलीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसका नाम एचएसएन कॉलेज है, वहां पे आज उनका कोई फाउंडर्स डे है और समथिंग कुछ होने वाला है जिसमें अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को और बड़ों को. पता नहीं बड़ों को दिए जाते हैं नहीं. मरियम नवाज शरीफ जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, हु वुड हैव थॉट, वो इसमें चीफ गेस्ट होने वाली हैं आज. और आपको पता है कि उनकी इतनी डरी हुई है. नहीं, मरियम को किस बात का डर है? मरियम को एक बात का डर है, वो आपको पता है खैर किस बात का डर है. बाकी उनके डरों का मदावा एक ही तरफ है. लेकिन स्कूल वाले या जो कॉलेज वाले इतने डरे हुए हैं कि सुनने में आया कि बच्चों को पहले एक खिताब किया गया, उनसे ब्रीफिंग दी गई और उन्हें कहा गया है कि कोई भी मरियम नवाज शरीफ जैसी भी आपको लगती हो, लेकिन उनकी खिताब के दौरान या उनकी आमद के दौरान कोई शोर शराबा नहीं होगा. किसी को वो नापसंद है तो वो चुप से बैठा रहे और खामोशी से इस इवेंट को अटेंड कीजिए, अपना अवार्ड लें और कटते चलते बने बिल्कुल एकदम. ये खैर ये अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन बताया बच्चों को यही गया है क्योंकि उनको भी पता है, एवरीबडी नोज हाउ अनपॉपुलर दीज पीपल आर. सो ये जहां भी जाएंगे इस तरह की पहले बातें की जाएंगी बिकॉज दैट ना किसी के लिए ये आइडल हैं, ना किसी के ये हीरोज हैं, कुछ भी नहीं है इनकी औकात. हमें ये भी पता है किस तरह ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं. सो एचएसएन कॉलेज में देखते हैं आज कोई ड्रामा श्रामा होता है या नहीं होता, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया सुबह. जिस वक्त मैंने साइन इन किया तो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अमेरिका के सदर जो बाइडन अपना इलेक्शन से पहले आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस से खिताब कर रहे हैं. और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है वो अमेरिकी सदर का एक सालाना खिताब होता है और वो ये खिताब होता है कि जिसमें वो बताते ये हैं कि जी मेरी अब प्रायोरिटीज वगैरह क्या होने वाली हैं और मुझे क्या करना है आने वाले साल में. और ऑफ कोर्स गुज़िश्ता साल की अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से बात करते हैं. तकरीबन कोई 1 घंटे तवील उनका ये खिताब था और उन्होंने बिल्कुल आखिर में आते आते ही टॉक्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फैक्टर्स इन दिस इलेक्शंस जो बाइडन के हवाले से. और वो है जो बाइडन की उम्र, उनकी एज. और एज बीबीसी राइट्स द एलिफेंट इन द रूम. ओके, जो बाइडन ने इस हवाले से ये बात बोली कि लेट मी क्लोज विद दिस. आई नो I may not look like it, but I have been around a while. And when you get to my age, certain things become clearer than ever before. Alright, ठीक हो गया जी. उन्होंने ये बेसिकली बताया कि मैं हूँगा तो उम्र रसीदा, लेकिन इस उम्र में आते आते जो है वो आप कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़े जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. अच्छा जी, अपनी तकरीर के इनके जो है ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स के हवाले से जो है
वो जो चीज़ें थी उसमें ऑफ कोर्स वॉर इन यूक्रेन पे बात की उन्होंने, अमेरिकन इकोनॉमी पे बात की है, अमेरिकन की जो इनकम स्क्वीज हो रही है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन उस पर उन्होंने बात की, उन्होंने अश्योरेंस दी है लोगों को द इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक, द इनकम्स आर ग्रोइंग एंड ऑल. उन्होंने गजा की वॉर के हवाले से कहा दैट इट इज गट रेंचिंग. ओके, और ठीक हो गया. कहते हैं ही प्लेजेस टू वर्क टू ब्रिंग एवरी हॉस्टेज होम, पॉइंटिंग टू अमेरिकन फैमिलीज हुज लव्ड वन आर स्टिल बीइंग हेल्ड बाय हमास एंड who are attending the speech tonight. लो जी, क्या बात है. We have been working non-stop to establish an immediate ceasefire that would last at least 6 weeks. उन्होंने गजा में एक पोर्ट का ऐलान किया है और ये कुछ अरसे से जो है ना वो ये बात की जा रही थी कि अमेरिका कुछ इस तरह का प्लान कर रहा है कि गजा में, क्योंकि गजा की पट्टी आप जानते हैं उसकी एक तरफ जो है वो मेडिटेरेनियन सी है, तो वहां पे वो एक टेम्पररी पोर्ट बनाने का जो है वो अमेरिका इरादा रखता है ताकि उधर एड यानी मदद जो है वो पहुंचाई जा सके. जो बाइडन की तकरीर के कुछ हिस्से जो थोड़े से मैंने सुने थे, सुन के अंदाजा यही हो रहा था दैट उन्होंने काफी मेहनत जो है वो उसके लिए की थी और जिस तरह की उनकी सेहत के बारे में खदशात थे वो कुछ हद तक उसको एले करने में कामयाब हो गए होंगे. आमतौर से ऐसे ही होता है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के बाद जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, लोगों को थोड़ी सी अश्योरेंसेस मिल जाती हैं, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो एक बार फिर से वापस जो है वो नीचे आ जाती हैं या उसी जगह पर एज देवर हो जाती हैं. बिकॉज याद रहे इस वक्त दे आर बोथ ऑफ देम, याद रहे जी, इस वक्त जो बाइडन हुए या डोनाल्ड ट्रंप हुए, ये दोनों बड़े गैर मकबूल कैंडिडेट्स हैं. यस, बल्कि मैं अभी एक सर्वे पढ़ रहा था, मैंने परसों अपने YouTube शो में भी जिक्र किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज का एक सर्वे होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे, इनफैक्ट इट इज बिकमिंग माय वेरी फेवरेट सर्वेज इन अमेरिका. लोगों के ओपिनियन पोल्स जिसमें लिए जाते हैं और बड़ा वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया है व्हिच इज कॉल्ड द डबल हेटर्स, यानी ऐसे लोग जो कि दोनों से नफरत करते हैं. तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की इस वक्त है जो कि चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी सदर जो है वो ना बने, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दे आइदर विल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और दे विल गो एंड वोट फॉर द लीस्ट वर्स्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. इस बारे में कहा यह जाता है कि एक्चुअली जो बाइडन इज डिसलाइक्ड मोर देन डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है जिसको मैगा बेस कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. लेकिन जो बाइडन की जो अपनी बेस है जो कि थोड़े से लेफ्ट लीनिंग यंग लिबरल अमेरिकन हैं, वो भी काफी डिसइल्यूजन्ड हैं जो बाइडन से, बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी और गजा के हवाले से इनका जो एटीट्यूड रहा है नेचुरली, और जो लोगों की कॉस्ट ऑफ जो लिविंग जिसमें इजाफा हुआ है. चलें जी, तो ये मेनली चीजें इनकी तकरीर की थी. उन्होंने ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप पे भी उन्होंने जो है वो इशारे किए हैं. नाउ सम अदर पीपल my age see a different story, an American story of resentment, revenge and retribution. That is not me. Future, he talked about उन्होंने अमेरिकन से कहा कि embrace freedom and democracy, future based on core value that have defined America, honesty, decency and equality. Basically डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर है आपको पता है कि उनके ऊपर काफी इल्जामात हैं ऑल, सो उसका उन्होंने जो है वो बहरहाल यूज किया. तो ये थी उनकी तकरीर. अभी उनकी तकरीर हो गई है, अब देखते हैं अभी भी सर्वेज आएंगे और चीजें आएंगी, पता चलेगा जी अमेरिकन हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू हिज स्पीच, उनको पसंद आई या नहीं पसंद आई. हो सकता है अगले साल इस टाइम ये तकरीर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हों, लेकिन माई गट फील स्टिल सेज दैट जो बाइडन इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो न्यूट्रल वोटर है शायद वो ट्रंप की तरफ ना जाए. नाउ इट डिपेंड्स अ लॉट बिकॉज अब आपको पता है कि ट्रंप की अब प्राइमरी कैंपेन खत्म हो चुकी है, उनकी नॉमिनेशन अब कंफर्म है, इवन दो उसकी कुछ कागजी कार्रवाई होती है जो कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होता है जिसमें जाके उनको ये बाकायदा नॉमिनेट कर दिया जाएगा और शायद वहीं या उसी के आसपास वो अपने वाइस प्रेसिडेंशियल जो उनका रनिंग मेट जिसको कहा जाता है उसका भी ऐलान करेंगे. अब देखते ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन कैसी होती है, बिकॉज अगर आपको याद हो तो 2016 में जो उनकी कैंपेन थी उसमें काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज आया जाती थी. अगर आपको याद, उन्होंने कहा था जी मुसलमानों को मैं आना बंद कर दूंगा,
फिर खवातीन के हवाले से उनके कुछ बड़े मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स आते थे. उन्होंने वेटरन्स पे कुछ डिग्स किए थे, यानी अमेरिकन जो फौजी जो जंगे लड़ चुके हैं उनके हवाले से. अभी तक डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन प्रीटी सर्कमस्पेक्ट. ऐसा लग ये रहा है दैट ही हैज लर्न्ड हिज लेसन. वो किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज में जो है वो अभी तक दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं. अब लेकिन 8 महीना आई हैव बीन सेइंग टाइम एंड अगेन इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और फिर हमें एक्चुअल पता चलेगा जब इलेक्शन करीब आ रहे होंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई उतनी कंट्रोवर्सी एक बार फिर से कॉज कर दी है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनकी 2016 की कैंपेन के हवाले से देखिए, 2020 की कैंपेन उनकी डिफरेंट थी. याद रहे कोविड अपने पीक पे था. डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, लेकिन कोविड की वजह से उनका जो है बड़ा नुकसान हुआ था. और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ये मेंटेन करते हैं कि जो बाइडेन जितनी भी इकोनॉमिक अचीवमेंट की अपनी बात कर ले, लेकिन उन्होंने अपने दौर में जो 3 साल में जो उनकी अचीवमेंट थी, और खैर ये तो बाद में आपको बता सकता हूँ, 2019 में मेरा खुद अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ था. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि वहां पे मैं जिस बिजनेसमैन तबके जहां से भी बात करता था, इवन दोज मोस्टली ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन नेचुरली, वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते थे. वो कहते थे कि यार द इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड डोनाल्ड ट्रंप, अगर यही सिचुएशन चलती रही, ही कैन बी री इलेक्टेड. लेकिन फिर कोविड हुआ और उसमें ट्रंप की गलत पॉलिसीज की वजह से वेल ही जस्ट गॉट आउट. सो या ये है सूरत हाल. अभी हम ब्रेक की जाने पड़ते हैं, वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. वैसे यार जिंदगी जीनी है तो फिर रूपर्ट मर्डॉक की तरह जिंदगी जियो. क्या बात है यार, कम ऑन. आई मीन यू गाइस नो हु इज रूपर्ट मर्डॉक बाय द वे. रूपर्ट मर्डॉक जो है, ये अगर देखा जाए तो दुनिया के अगर आप टॉप मीडिया टाइकून्स के हवाले से बात करें, यानी ऐसे लोग जिनकी इंटरनेशनल मीडिया में सही मानों में छाप है, तो Rupert Murdoch is one of those people. I mean, he was born in Australia, but then he moved to America, and if I'm not mistaken, I think he is an American citizen now. और बहुत बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स आते हैं, जिसमें न्यूज ऑफ द वर्ल्ड है, बी स्काई बी बाय द वे जो स्काई है, और इंडिया जो स्टार नहीं, इंडिया में तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है स्टार टीवी वगैरह एंड ऑल, ये सारे के सारे जो हैं ये रूपर्ट मर्डॉक जो है ये ओन करता है. इसके अलावा न्यूज कॉर्प इसकी बहुत बड़ी, न्यूज कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कंपनी है. 20th सेंचुरी फॉक्स, यानी इतना इस बंदे का जो है ना वो छाप है इंटरनेशनल मीडिया में कि बस क्या बात बताई जाए. सो उनके बारे में जो है ना वो अभी मैं आज सुबह ये खबर सुन रहा था, मैंने भी आके उसकी तफसीलात वापस किया, आई वाज लिसनिंग ऑन रेडियो. और कहते ये हैं कि जी ही हैज बिन डेटिंग a retired Russian molecular biologist. Her name was Elena Zhukova, who is 67 years old, for the past several months. And now both of them have announced that he's engaged to his girlfriend at the age 92. 92 साल की उम्र में अपनी मंगनी का इन्होंने जो है वो ऐलान किया है. हो सकता है they'll be getting married pretty soon as well. But very nice. Cool. Like, यार that's actually, I mean, आप लोग हंस रहे होंगे, 92 साल का बंदा, बट यार चेक आउट हिज अप्रोच टू लाइफ. लाइक सीरियसली, कैन अ पाकिस्तानी बाबा ऑफ 92 year old be somebody like that? By the way, रूपर्ट मर्डॉक की बर्थडे आने वाली है, मैं भी देख रहा हूँ 11 मार्च को उनकी पैदाइश हुई है. 3 दिन बाद he will turn 93 year old. Wow man, so awesome. चले जी, ठीक है, जिंदगी जियो तो रूपर्ट मर्डॉक की तरह. ओके, कनाडा से ये खबर आई है. दैट्स अ प्रीटी सैड न्यूज. अभी मैं ये देख रहा था, a Sri Lankan family of 6 has been killed in Canada. Ottawa में recently ये फैमिली जो है ये इमिग्रेट करके कनाडा से यहाँ पर मूव हुई थी. और कहते ये हैं कि जी the 6 members of the family, they have been murdered. The youngest was less than 3 months old. That is so sad. A 19-year-old student from Sri Lanka जो कि इस फैमिली के साथ रहता था, he has been charged with the killing. और अफसोसनाक सूरत हाल. इनिशियली शायद मुझे सुनने में ऐसा लगा कि ये शायद कोई हेट क्राइम का जो है वाकया हो सकता है, लेकिन जो मर्डर करने वाला बंदा है जिसका नाम फेब्रियो डी जोइसा है, और he has been charged with 6 counts of first degree murder and 1 count of an attempted murder. And very sad news. All right, from Canada there. All right, 8:55 is the time. हमारे दोस्त अदील कमर ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको हम सालगिरह की मुबारकबाद यहाँ से भेजते हैं. खुश रहो मेरे भाई. और जुमे की नमाज पढ़ के उन्होंने प्रोग्राम जो है हमारा एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है. और कहते ये हैं कि आई ज्वाइन ट्विटर बिकॉज ऑफ यू, डाउनलोडेड इंस्टा ऑन माई मोबाइल टू फॉलो यू ऑन लाइव इंस्टा सेशन, एंड नाउ माई बर्थडे ईव विच वॉज येस्टरडे. ओ आई एम सॉरी, अच्छा कल थी बर्थडे. आई रिज्यूम फेसबुक जस्ट टू स्टे इन टच.
और कितनी मोहब्बत का प्रूफ चाहिए? नहीं, मुझे कोई मोहब्बत का प्रूफ नहीं चाहिए. बट क्या बात है जी, जबरदस्त. हैप्पी बर्थडे ब्रदर, आई होप यू हैड अ वेरी गुड टाइम यस्टरडे. आपने अपनी बर्थडे जो है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अब आप मुकीम हैं, आपने सेलिब्रेट की होगी. चलें. ओह, ये क्या वजह हो सकती है वैसे? अचानक ट्विटर चलते चलते बंद हो गया. लाइक वाकई ये भी सोचते होंगे यार. अच्छा, मैं अभी कल एक ट्वीट देख रहा था जिसमें एक बंदे ने एक पैटर्न नोट किया था कि इस टाइम से इस टाइम तक जो जैसे डॉक्टरी नुस्खा होता है उसके मुताबिक इतने बजे दवाई लेनी, इतने बजे दवाई लेनी, तो इतने बजे ट्विटर खुल रहा है, इतने बजे ट्विटर बंद हो रहा है. और इतने जैसे अभी ट्विटर चलते चलते अचानक बंद हो गया. कल वैसे जल्दी बंद हो गया था, आज जो है वो जरा देर से बंद हुआ है. सो या ठीक है. अच्छा जी, और क्या सीन है जी? PTI will go to Supreme Court against tempered Form 45. चलें. वैसे यार मैंने आज सुबह भी प्रोग्राम में जो है ना वो ये बात बोली थी कि आज हमारा एक आखिरी शो है जिसमें जैसे हफ्ते का आखिरी शो है, लेकिन अगला शो जब हम करने आएंगे तो पाकिस्तान के सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी हो चुके होंगे. और अब इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? आई मीन इस मुल्क में कभी कभार हमें लगता है चीजें कि आगे बढ़ गई हैं, द कंट्री हैज मूव्ड ऑन एंड फलाना एंड धमाका, लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे नहीं खड़े बल्कि वाकई रिवर्स गियर लगा के आप जो है वो वापस आ गए हैं. लाइक डेफिनेटली जो भी सूरत हाल हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम हैं उनमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो भी मामला हो उसके आसिफ अली जरदारी ही होते हैं. दे आर दीज पीपल, ये वो लोग हैं जिनके लिए शायद ये मुल्क बना था. इसमें तो मुझे अब खैर कोई भी शक नहीं होता. बिकॉज आप ये देख लीजिए कि वो जो एक नारा लगता था, एक जरदारी सब पे भारी, सारे मुल्क की तो ऐसी की तैसी, वो तो खैर किसी को कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर उनकी जात की बात की जाए सो आप ये देखिए कि जो हुकूमत का भी वो हिस्सा नहीं है अभी. MQM जैसी पार्टी, यानी जिसकी पूरी की पूरी कैंपेन पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, वो आसिफ अली जरदारी को वोट देने वाली है इन दिस इलेक्शन. सो यू कैन इमेजिन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कि आसिफ अली जरदारी जो है वो किस लेवल के पॉलिटिशियन है. ज़ाहिर है काश इनके इस, मुझे याद है कि हमारे जब ये पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे, हमारे एक मासूम से कजन थे, उन्होंने कहा था आदिल भाई वैसे बंदा जो भी कहे स्मार्ट है, हो सकता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे. मैंने उसको बताया था, मैंने कहा था बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बहरहाल आई स्टूड विंडिकेटेड. इनकी अपनी जिंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. जो भी हो गया, कुछ भी हो गया, आपने देखा कि जिस तरह जिस मोहब्बत के साथ आर्मी चीफ जाके बिलावल से मिले थे, वो शफकत जो उनकी चेहरे पे एक्सप्रेशंस पे नजर आ रही थी, आप आगे कभी आपको जो है ना वो एक खाका पाकिस्तान का नजर आ रहा है. तो बस यही है अब सूरत हाल हमारी. वही है जी, हिम्मत है तो पास करो, वरना फिर बर्दाश्त करें. तो देख लें, सोच लें इस चीज के हवाले से. मंडे को जब आप आएंगे तो सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के नए सदर बन चुके होंगे. आगे बढ़ते हैं जी. मरियम नवाज, अच्छा जी, एहसन जामी साहब का जो है ये एक मैसेज आया जिसमें मरियम नवाज के हवाले से जो है ये आया हुआ है मैसेज कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है. भाई ये हमारे दोस्त आसिफ हयात साहब ने सुबह रईस अमरोही का एक बहुत अच्छा एक कथा जो है वो भेजा, तो मैंने कहा जरा शेयर कर लेते हैं. कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं. मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है, हम लोग हैं अजाब इलाही से बेखबर. ए बेखबर, अजाब इलाही यही तो है. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.